आदाब, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस टीवी पे और मैं हूं आंचल मिस्कीन। दोस्तों, आज हम आप सभी के सामने चर्चा के लिए जिन मेहमान को लेकर आए हैं, आज उनसे हमारी जो बातचीत होगी वो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि जिन सवालों का जवाब आज वो देंगे, आज के टाइम पे जो आप समस्या फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये डायरेक्टली उसके या इनडायरेक्टली उनके जवाब आज आप तक पहुंचाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और उससे पहले हम आपको बताएं कि हमारे आज के मेहमान जो हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं वो कौन हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नवीद शाह की, जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, यानी कि अगर आम भाषा में बोले तो चेस्ट के स्पेशलिस्ट है। तो आइए बिना समय गवाए हमारी बातचीत शुरू करते हैं और उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यूएनएस टीवी के स्टूडियोज में। बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप डॉक्टर साहब आज आपसे बातचीत के बाद हम, हमारी टीम और हमारे व्यूअर्स बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे जो हम आने वाले टाइम में उसे प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं यूज करेंगे। डॉक्टर साहब, बिल्कुल, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक डिजीज हैं चेस्ट की, उसके बारे में बात करें और लोगों के जो मिथ्स हैं, जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लोगों को मिसकंसेप्शन से अवेयरनेस की ओर लेके जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक क्वेश्चन करूंगी। हम जब टर्म पल्मोनोलॉजी सुनते हैं, लोगों को नहीं पता वो क्या है। आम भाषा में पता है कि चेस्ट स्पेशलिस्ट है या चेस्ट से रिलेटेड है। आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। देखिए, पल्मो मीन्स लंग इन मेडिकल लैंग्वेज। पल्मो मीन्स लंग, सो पल्मोनोलॉजी इज अ फील्ड विच इज रिलेटेड टू डिजीज ऑफ द चेस्ट। तो पल्मोनोलॉजी का आम भाषा में अगर हम बात करें तो चेस्ट डिजीज के नाम से हम यहाँ पे कश्मीर में जो है वो आम तरीके से जाना जाता है। तो पल्मोनोलॉजी एंड चेस्ट मेडिसिन आर द सेम सिनोनिम्स। दिल से जूझ रहे मरीज अब लेंगे राहत की सांस। जदीद तरीन लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से बवासीर का 100% कामयाब इलाज। इस अमल के दौरान नहीं पेन और न ब्लड लॉस का एहतमाल रहता है। मरीज 2 या 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। पाइल्स से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हो तो फौरन इन नंबरात पर डॉक्टर साहब से बात करें। जी, तो डॉक्टर साहब, जब हम चेस्ट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज जो आज के एनवायरनमेंट को लेके दिमाग में आती है वो है अस्थमा। तो डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगी कि ऐसी क्या चीज है जिस वजह से एक हेल्दी इंसान अस्थमा की ओर बढ़ता है। देखिए, अस्थमा जो है ये बेसिक होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। यूजुअली इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो राइट फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेके नीचे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि पूरा हमारा जो विंड पाइप, हमारा लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो अस्थमा के होते हैं दे आर बिकॉज ऑफ एलर्जिक अस्थमा। तो यूजुअली अगर हम अस्थमा की बात करें, अगर हम आम लैंग्वेज में किसी को बोलें कि आपको अस्थमा का तकलीफ है, तो वो सोचेगा कि शायद इसको सांस फूल रही होगी, वो अपना रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहा होगा, तो खांसी कंटिन्यूसली होगी। लेकिन अगर हम अस्थमा की मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स ड्यू टू एलर्जी वी कैन कॉल अस्थमा। इस स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे जब पेशेंट को ये सिम्टम्स आते हैं तो सिंपल कफ मैनिफेस्ट कर सकता है ऐसा अस्थमा का एक फॉर्म। तो जो ही ये फिर आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ती है, जो ही अंदर लंग्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, तो ये इसके सिम्टम्स भी बढ़ते हैं और इसकी सीवियरिटी भी बढ़ती है। तो यूजुअली अगर हम देखें, अस्थमा का तकलीफ जो होता है अक्सर जो एटोपी के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी कि एलर्जी के साथ। उसके एसोसिएटेड क्या होता है, पहले अगर यूजुअली ये सिम्टम्स जो होते हैं बचपन से ही एक बच्चे में आते हैं जो फिर प्रोग्रेस करते हैं। और यूजुअली ये एटोपी जो होती है, ये एलर्जी जो होती है, ये जेनेटिक होती है। अगर आप किसी भी अस्थमा पेशेंट से थोड़े सवाल आप पूछें तो वो आपको बताएगा कि हमारे खानदान में जो है, जो ब्लड रिलेशन में है, काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको सेम तरीके की तकलीफ है। और एक बात मैं कहूँ, ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है, अगर आप उसके पास बैठे, ये ट्रांसमिट नहीं होती है। तो बचपन में शुरू होती है यूजुअली ये एलर्जी से, यूजुअली स्किन एलर्जी होती है। तो एक टर्म हम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं जिसको हम एलर्जी मार्च कहते हैं। ये यानी कि बचपन में पहले इनको टिकेरिया के सिम्टम्स होते हैं, स्किन एलर्जी होती है, ये फिर नाक की तरफ जाती है। तो एक बच्चे को अक्सर हम देखते हैं कि जुकाम रहता है, रनिंग नोज रहती है, गले में खराश रहती है, और जो ही ये एलर्जी आगे जाके लंग्स की तरफ रुख करती है तो फिर ये खांसी के सिम्टम्स आते हैं, चेस्ट टाइटनेस होती है और सांस फूलने लगती है।
क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे की एयरवेज जो होती है वो काफ़ी नैरो होती है, तो सिंपल थोड़ी सी भी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाती है तो वो इस एयरवे को जो है वो नैरो कर देती है। तो एक पेशेंट में अक्सर हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे में वीजिंग जैसे, वो सीटी जैसे बजना, वैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, सांस फूलने लगती है। तो लेकिन जो ही हम एज आगे चलते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि जो कि एयरवेज बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि ये सब सिम्टम्स सबसाइड होते हैं विद एज। लेकिन अगर उसको एटोपी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एलर्जी की तकलीफ होती है, तो ये जो है ये प्रोग्रेस करती है और इसकी आगे जाके जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आगे जाके बढ़ती रहती है। तो एलर्जी और अस्थमा ऐसी तकलीफ है जिसको हमें कंटिन्यूसली ट्रीट करना है। जैसे एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, जैसे एक शुगर का मरीज है, जिसको शुगर और प्रेशर कंट्रोल होने के बावजूद मेडिसिन खानी पड़ती है अपनी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही एक अस्थमा का पेशेंट होता है जिसको ओकेजनल अटैक्स होते हैं, मतलब जब उसको एक्सपोजर हो गया, किसी डस्ट से हो गया, पोलन से हो गया, या किसी भी ऐसी चीज से हो गई जिससे उसको एलर्जी है, तो उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। उसने कोई भी एंटी एलर्जिक ले लिया, कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लिया, उसको रिलीफ हो गया, लेकिन अंदर की जो बीमारी है वो वहीं पे है। उसको कंट्रोल में रखने के लिए, जैसे एक ब्लड प्रेशर और शुगर का पेशेंट कंटिन्यूसली मेडिसिन लेता है, वैसे ही एक अस्थमा पेशेंट को भी एक कंटिन्यूसली मेडिसिन लेनी पड़ती है, जिससे उसकी अंदर की इन्फ्लेमेशन जो है या अंदर की बीमारी जो है वो कंट्रोल में रहे। डॉक्टर, जैसे आपने बार बार यहाँ एलर्जी का जिक्र किया कि जो आगे जाकर एस्थमा का एक रूप ले सकता है, तो डॉक्टर लोग इतने अवेयर नहीं होते कि वो इस चीज़ का जो एक चेन या साइकिल है वो समझ पाए। तो ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसा कौन सा सिम्टम है या किस तरह से उस एलर्जी को एस्थमा तक जाने से रोका जा सकता है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एक बेसिक आदमी को समझ में आना चाहिए। देखिए, अगर किसी को भी करंटली खांसी हो रही है, देखिए खांसी तो मैनिफेस्टेशन होता है, इन्फेक्शन का भी होता है, एलर्जी का भी होता है और नमूनिया का भी होता है। तो हर किसी छाती की तकलीफ का सिम्टम जो होता है वो खांसी होता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को बार बार खांसी हो रही है और स्पेशली उसके साथ उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं एलर्जी के, स्किन एलर्जी हो रही है, या उसको स्पेसिफिकली ये सिम्टम्स आ रहे हैं जब वो किसी खास चीज़ से उसका कांटेक्ट होता है, वो डस्ट हो, वो परफ्यूम हो, वो कोई भी स्मेल हो, या पोलन हो, या चेंज ऑफ सीजन के टाइम उसको सिम्टम्स आते हैं एसोसिएटेड विद राइनाइटिस, कफ, ऐसे सिम्टम आते हैं, तो उसको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब उनसे एग्जामिन करेंगे, उनसे हिस्ट्री पूछेंगे, क्योंकि एलर्जी यूजुअली जो होती है दिस इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। आप पेशेंट से सिम्टम्स पूछिए, उसके एसोसिएटेड हिस्ट्री पूछिए, फैमिली हिस्ट्री पूछिए, तो उसी से एक डॉक्टर इसको डायग्नोस कर सकता है कि इसको एलर्जी की तकलीफ है। और अगर उसको फिर सबस्टेंशिएट करना है, वो कुछ टेस्ट कर सकता है, जैसे एलर्जी का टेस्ट आता है, ब्लड टेस्ट आते हैं कुछ, या एलर्जी के मखसूस टेस्ट आते हैं ये देखने के लिए कि किस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी है, या अगर एलर्जी की वजह से लंग्स पे इफेक्ट पड़ा है उसके भी स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिससे हम देखते हैं कि लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। तो ये अगर अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट होता है और अगर अर्ली स्टेज पे इसका ट्रीटमेंट होता है तो इसको हम वहीं पे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं, क्योंकि जैसे ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उसको ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, ये मेजरमेंट हो जाता है, ब्लड शुगर मेजर कर दिया, लेकिन इसमें लंग्स को एलर्जी का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जो हम कंटिन्यूसली इसको देखते रहे। तो एक पेशेंट को लगता है कि जब उसके सिम्टम्स खत्म हो गए, उसको लगता है कि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो अंदर स्वेलिंग होती है जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होती है और लंग्स को धीरे धीरे इसको कमजोर करती जाती है और इसके सिम्टम्स जो है आगे जाके प्रोग्रेस भी करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी की भी बढ़ती है, यानी कि अगर साल में पहले 2 बार होता होगा तो आगे जाके इसको साल में 4 बार, साल में 6 बार, और ड्यूरेशन भी बढ़ती जाएगी। एक अटैक किसी खांसी का हो गया या सांस का हो गया, अभी 4-5 दिन में ठीक हो गया, नेक्स्ट टाइम उसको और 10 दिन लग सकते हैं। ऐसे ही प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो सकता है। और क्वांटिफिकेशन ऑफ मेडिकेशन अगर हम देखें, आज अगर उसको किसी डोज की जरूरत पड़ती है, आगे जाके वो काम नहीं करता है तो और डोज बढ़ाना पड़ता है। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कि अगर कोई सिम्टम हो, अगर डॉक्टर साहब के पास जाए, वो डायग्नोस करें, डायग्नोसिस के बाद जैसे भी डॉक्टर साहब उनको कोर्स मेडिसिन का दे, उसको कंटिन्यूसली ले, ताकि ये एम नहीं होना चाहिए कि हमारी खांसी या हमारे सिम्टम्स कंट्रोल में हो। हमारा मेन मकसद यही होना चाहिए कि हमारे अंदर की जो बीमारी है वो खत्म हो जाए, वो कंट्रोल में रहे। जी,
डॉक्टर साहब, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, मेरे ख्याल से हम सब ने की होगी कि हमारी दादी नानी या हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के कंपैरिजन में जो हमारी जनरेशन है उनमें अस्थमा या एलर्जीज जिनकी वजह से फिर वो फ्यूचर में अस्थमाटिक पेशेंट्स बन जाते हैं, ये ज़्यादा तेज़ी से दिख रहे हैं और बहुत लार्ज नंबर में दिख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं इसके बारे में ये बताऊं कि हमारी जो एज ग्रुप इस टाइम, जो दादी का एज ग्रुप की हम बात करें, ये मस्ट बी अराउंड 60-70 ईयर्स ऑफ एज। अस्थमा का ट्रीटमेंट जो है दैट, और उसकी उसकी अस्थमा के बारे में नॉलेज जो है वो काफ़ी चेंज हो गई इन द लास्ट 20-30 ईयर्स। अगर हम पहले बात करें कि इसके पॉजिटिव रीजंस क्या हो सकते हैं, पहले अगर हम देखें कि एक तो एलर्जी जो है, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी नहीं पता था हमें कि कॉज क्या है, अंदर बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं और उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है। हम सिंपल, अगर हम 40-50 साल पहले जाएं तो हम देखते थे कि अगर किसी को भी सांस की प्रॉब्लम होती थी, उसको ब्रोंकोडायलेटर इन द फॉर्म ऑफ सैल्बुटामॉल या डेरिफाइलिन देके उसको कंट्रोल में करते थे सिम्टम्स को। लेकिन जो ही हमने रिसर्च पे देखा तो हमने देखा कि जो अस्थमा की तकलीफ है, जो एलर्जी की वजह से स्वेलिंग होती है, इसका बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर ट्रीटमेंट नहीं है। इसका बेसिक ट्रीटमेंट जो है वो इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, यानी कि अंदर जो इनहेलर फॉर्म में हम मेडिसिन लेते हैं जिसकी वजह से अंदर की स्वेलिंग खत्म हो जाती है। इसको लोग पंप जी, पंप के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक स्टेरॉइड पंप जो होता है, दैट इज द बेसिक ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा। तो ये हमें कुछ 10-20 साल पहले या 30 साल पहले ही पता चला है कि ये बेसिक ट्रीटमेंट जो है ये अस्थमा का ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, स्टेरॉइड पंप्स के साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? देखिए, अभी हम उस पर आएंगे। तो अभी हम पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहे थे और हम देखें जो हमारी दादा दादी के टाइम्स की थी, उस टाइम हम अक्सर देखते थे गैस वगैरह नहीं था, हमारे हीटर्स नहीं थे, तो चूल्हे पे ज्यादा खाना बनता था। तो उस स्मोक की वजह से जो है, उसकी वजह से भी लंग्स में चेंज आती है, एक एलर्जिक प्रिडिस्पोजिशन बन सकती है, जिसकी वजह से ये परसिस्टेंट सिम्टम्स उनमें आते हैं। देखिए, जैसे अब हमने स्टेरॉइड्स की बात करी, अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, ये तो डेफिनेटली ट्रीटमेंट ऑफ एस्मा है ही, लेकिन ये जो हम ऑरल स्टेरॉइड्स लेते हैं, यानी कि टैबलेट्स फॉर्म में लेते हैं, वो हमारे स्टोमक में जाता है, स्टोमक से ब्लड में आता है, ब्लड से जहाँ जहाँ ब्लड बॉडी में जाता है वहाँ वहाँ स्टेरॉइड पहुँच जाता है। और स्टेरॉइड्स की बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या बाकी हड्डियों में कमजोरी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर इसी स्टेरॉइड को हम पंप के फॉर्म में, हम इनहेलेशनल फॉर्म में लें, तो साइड इफेक्ट्स के इसके जो है वो सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है, नंबर 1, और इसका डोज जो होता है वो मिनिमल होता है। आप स्टेरॉइड पंप की बात करें, हम अगर टैबलेट लेते हैं 10 मिलीग्राम का टैबलेट, और आप पंप में देखिए कितना डोज होता है, इट इज 100 माइक्रोग्राम, यानी कि 1000th ऑफ ए मिलीग्राम। आप देखिए कि कितना डोज जो है कम है, लोकल साइट पे पहुंचता है, और इसकी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन यानी कि ब्लड में जाने का मिकदार जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो बाकी जो सिस्टम हमारे हैं, स्टोमक या जो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने का खतरा रहता है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है वंस यू यूज द स्टेरॉइड पंप्स। सिर्फ इनमें एक ही चीज होता है कि जब हम पंप करते हैं तो थोड़ा सा मेडिसिन जो है हमारे गले पे, मुंह में लग जाता है, तो उसको गार्गल करने के बाद, इमीडिएटली पंप करने के बाद जब हम घराना करते हैं पानी से, तो वो निकल जाता है। तो जो वो भी साइड इफेक्ट्स जो है वो भी हम उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। आपकी इस बात से डेफिनेटली जो लोग होंगे जो एक्चुअली इस प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड होंगे या कोई मिथ होगा, तो ये उनके सवालों का जवाब है। बिल्कुल। एक और बात मैं इनसे कहूँ, अब सर्जरीज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वादी का पहला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकेयर काकसराय चौक श्रीनगर में शुरू हुआ है, जिसको मुल्क के कुछ नामवर हॉस्पिटल्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। मेडिकेयर हॉस्पिटल में सारे ऑपरेशन थिएटर्स में इक्विपमेंट्स और मॉड्यूल्स 100% जर्मनी इंपोर्टेड है। यहाँ 7 बेड, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, इंपोर्टेड सेमन वेंटिलेटर्स के साथ साथ बच्चों के वेंटिलेटर्स की सहूलत भी दस्तयाब है। हर वार्ड, खासकर पेशेंट रूम में ऑक्सीजन सप्लाई बेड के साथ ही लगी है। ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू में लैमिनर फ्लो एयर कंडीशन सिस्टम के साथ मौजूद है। इसके अलावा पैट स्कैन, न्यूक्लियर गामा कैमरा, 3 टेस्ला MRI, लैब फैसिलिटी के अलावा
क्वालिटी मेडिसिन फार्मेसी काउंटर पर दस्तयाब है। खासकर कार पार्किंग भी मौजूद है। तो याद रखें, मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, काकसराय चौक, श्रीनगर, नजदीक SMHS हॉस्पिटल। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी को पंप हम प्रेस्क्राइब करते हैं तो अक्सर उनमें ये खदशा पैदा होता है कि शायद एक तो इसकी लत लग जाएगी, ये जिंदगी भर यूज करना पड़ेगा। जी, जैसे इनहेलर्स का लोग करते हैं। बिल्कुल, हाँ। उसी की बात कर रहा हूँ मैं, इनहेलर की बात कर रहा हूँ। और सेकंड, उसको लगता है कि ये हमारी शायद उस लेवल पे हमारी बीमारी पहुंची है कि इसके बाद कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये मिथ दूर करूँ लोगों में, पहली बात तो जैसे हमने ये कहा कि इसका डोजेज जो है वो मिनिमल होता है। और डॉक्टर साहब अगर जब इनके सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, डॉक्टर साहब उनको फिर भी कहते हैं कि आप जी दवाई इन स्पाइट ऑफ आपके सिम्टम्स खत्म हो गए, आप दवाई कंटिन्यू कीजिए। तो उनको लगता है कि हमारे इसकी आदत पड़ गई है। लेकिन इसका बेसिकली डॉक्टर साहब का मकसद ये होता है, जैसे हम शुगर और ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, इस डॉक्टर साहब का मकसद होता है कि इसके अंदर की इन्फ्लेमेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। तो इस वजह से उसको बोला जाता है कि आप ये इनहेलर जो है वो कंटिन्यू कर लीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि इसको आदत पड़ जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेशन रिलैप्स कर सकता है। बिल्कुल, ये वापस आ जाता है। तो इसको कंट्रोल रखने के लिए हमें कोई मिनिमल डोज कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि इसकी प्रॉब्लम वापस ना आए और वो जिंदगी भर जो है अपनी मामूल की जिंदगी जो है वो नॉर्मली गुजार सके, जैसे एक नॉर्मल इंसान गुजारता है। जी। इसके बाद जैसे हमने एक एलिमेंट के बारे में बात की, इसी तरह चेस्ट से रिलेटेड एक और एलिमेंट है टीबी, जिसे हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक मिथ है कि एक आम इंसान है, सपोज बीमार हुआ, खांसी हुई, एक नॉर्मल फिनोमेना है, पर अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते तक जाती है ना, तो घर वाले बोलते हैं कि गेट योर सेल्फ चेक, क्योंकि शायद आपको टीबी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ हम एक्चुअली जानना चाहेंगे कि कितनी ड्यूरेशन के बाद टीबी होती है और एक्चुअली टीबी का कॉज क्या है? देखिए, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक जरासीम में एक बैक्टीरिया है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। तो टीबी जो है ये बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकती है। लेकिन अगर ट्रांसमिशन की हम बात करें तो प्रेडोमिनेंटली इट्स अ रेस्पिरेटरी एलिमेंट। ये किसी को अगर टीबी का इन्फेक्शन होता है, वो खांसता है, वो जरासीम छोड़ता है और किसी के अंदर वो जरासीम चले गए, वो लंग्स में आते हैं, लंग्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। या अगर इन्फेक्ट करके, देखिए टीबी का इन्फेक्शन और टीबी की बीमारी जो है ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। अगर हम 10 लोगों को लें तो हम देख सकते हैं कि उसमें 10 में से 8 लोग जो नॉर्मल होंगे उनमें टीबी का इन्फेक्शन होगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके टीबी की बीमारी होगी। ठीक है, तो अगर हम ये बैक्टीरिया अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अंदर जाता है, लंग्स में जाता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है ये इसको कंट्रोल कर देती है और ये डॉर्मेंट इन्फेक्शन की तरह हमारी बॉडी में रह सकता है। तो अगर फिर किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है या ऑलरेडी उसका इम्यून सिस्टम इस टाइम भी कमजोर है, तो ये बैक्टीरिया प्रोलिफरेट करता है और लंग्स को इन्वॉल्व करता है। और लंग्स में इन्वॉल्वमेंट के बाद ये बैक्टीरिया जो है ये ब्लड में जा सकता है और ब्लड से किसी भी ऑर्गन में जाके किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। पहली बात तो ये हुई, और कॉज भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके सिम्टम्स इसके एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं जिसमें भूख कम लगना, वेट लॉस होना, या शाम को हल्का गुनगुना बुखार रहना जिसके साथ एसोसिएटेड चिल्स हो, या नाइट स्वेट्स, ठंडा पसीना आना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं कि हर किसी टीबी में हो सकते हैं। फिर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं उस सिस्टम के, जिस सिस्टम की टीबी एक पेशेंट को होती है। जैसे हम लंग्स की सिम्टम्स अगर देखें तो खांसी आना, ये सूखी खांसी भी हो सकती है, ये बलगम भी आ सकता है और बलगम के साथ खून भी आ सकता है। खून की बात, मैं एक बात करूँगा, पुराने ज़माने में हम देखते थे कि अगर किसी को भी खांसी के साथ खून आता था तो उसको टीबी की अलामत जो माना जाता था और उसको टीबी करार किया जाता था। लेकिन खून आना सिर्फ टीबी की अलामत नहीं है। हमारा अगर नमूनिया का पेशेंट होता है, ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है, या खुदा न खास्ता कोई लंग कैंसर का पेशेंट होता है, उसमें भी खून आ सकता है। लेकिन अगर हम टीबी की बात करें तो खांसी, सूखी, बलगम या खून आना ये भी एक सिम्टम हो सकता है टीबी का। तो इसके बाद हमने देखा कि ये जो बाकी सिस्टम जो है, अगर किसी को इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन होना। यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो है वो सिर्फ लंग्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल, ये बॉडी के हर किसी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। तो किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, या अगर आप देखिए इनफर्टिलिटी का एक बहुत
जो कॉमन कॉज है वो भी ट्यूबरकुलोसिस है। तो इस वजह से ये जो टीबी की बीमारी है इसको हम हर किसी डॉक्टर के पास जाके इवेलुएट किया जा सकता है। अब आपकी खांसी की बात रही थी, इस टाइम जो नेशनल गाइडलाइंस है, जो हमारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है, उसके तहत अगर किसी भी पेशेंट को 2 हफ्ते, आपने 3 हफ्ते की बात की थी, वो अब चेंज हो चुका है। अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आती है तो उसको टीबी का सस्पेक्ट माना जाता है। ये नहीं कि उसको टीबी है ही है, उसको ये चूंकि एक मुहिम चल रही है जिसमें हम कोशिश ये हमारे मुल्क की है कि 2025-26 तक हमारी टीबी यहाँ से पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। तो इसलिए कोशिश यही रहती है कि अगर किसी पेशेंट को टीबी है उसको अर्ली स्टेज पे उसको डायग्नोज किया जाए और अर्ली स्टेज पे उसको ट्रीटमेंट इनिशिएट किया जाए, क्योंकि अगर ये अर्ली स्टेज पे होता है तो उसका बाकी लोगों को इन्फेक्ट करना जो है वो हम लिमिट कर सकते हैं और स्प्रेड ऑफ टीबी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए जो भी पेशेंट जिसको 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है उसको हम टीबी का सस्पेक्ट मानते हैं, तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि आपके जो लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, क्योंकि जो डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स होते हैं जहाँ के बलगम की जांच होती है वो डिसेंट्रलाइज किया गया है और हर जगह अवेलेबल है। इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे ये डीएमसीज एस्टेब्लिश हुए हैं जहाँ पे एक सस्पेक्ट पेशेंट जो है वो जाके अपनी थूक का टेस्ट करवा सकता है। इसलिए जो भी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है उसको अपनी नज़दीकी जो केंद्र होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, वहाँ पे वो जाके अपनी थूक की जांच करवा सकता है और उससे वो अगर किसी को टीबी का इन्फेक्शन होगा तो वो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो सकता है। ये नहीं कि हर किसी पेशेंट जो है तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी वाले पेशेंट को टीबी होना ही होना है। जी, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, एक हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर जो डॉक्टर्स के हाथ में है, ऐसी आप कहते हैं ना घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि लोग खुद को टीबी से दूर रखें, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। देखिए, अगर कोई भी पेशेंट टीबी का डायग्नोस होता है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, इसमें जो भी ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो उसकी डेजिग्नेटेड जो है उसको वहाँ पे सेंटर पे जाके उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट होता है। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि हर कोई सी बीमारी का इलाज है और हर कोई बीमारी ट्रीटेबल है। ये 50-60 साल या 70 साल पहले की नहीं है कि जब हमारे पास टीबी के अगेंस्ट कोई दवाई मौजूद नहीं थी तो ऐसे पेशेंट्स को एक सैनिटोरियम में लिया जाता था, वहाँ पे फ्रेश एयर, गुड फूड दे के होप करते थे कि इसका ये टीबी जो है वो खुद से ठीक हो जाएगी और ये सेहतयाब हो जाएगा। लेकिन आज हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ एक पेशेंट को अगर वो पॉजिटिव है, यानी कि उसका थूक का टेस्ट में जरासीम आ रहे हैं, तो खतरा रहता है कि उसको वो दूसरे लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं कि आप आइसोलेशन में चले जाएं जब तक आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के दरमियान में इसकी बलगम में जो है वो कीड़े आना खत्म हो जाते हैं, तो उसका इन्फेक्शस पावर जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसको आइसोलेट किया जाता है। उसको ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए उसको एडवाइस किया जाता है कि आप खाना पीना जो है वो ठीक से खाएं, न्यूट्रिशियस फूड खाएं, ताकि आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाए, इम्यून सिस्टम बढ़ जाए, ताकि आपकी बॉडी भी इस इन्फेक्शन को जो है वो फाइट करने में दवाइयों की मदद करे और वो जल्दी सेहतयाब हो जाता है इस वजह से। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह के दर्द जैसे माइग्रेन, शाटिका, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, नेक पेन, कैंसर और उससे जुड़े दर्द, न्यूरोपैथिक पेन, मायोफेशियल पेन या स्लिप डिस्क के दर्द से परेशान हैं, तो इसके इलाज और मैनेजमेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर, ओजोन डाइसेक्टमी, इंट्रामस्कुलर स्टिमुलेशन यानी IMS, चाइनीज एक्यूपंक्चर और बाकी मॉडर्न टेक्निक्स के फायदे के लिए आप मिल सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ से, जो है कंसल्टेंट पैलिएटिव फिजिशियन, सीनियर एक्यूपंक्चरिस्ट, अवेयरनेस एम्बेसडर NPAC USA, मेंबर ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ पेन, मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर। इनसे मिलिए और दर्द और पेन किलर्स को हमेशा के लिए कहिए बाय बाय। इनसे आप कंसल्टेशन के लिए मिलने आ सकते हैं बिंद्रू हेल्थ जोन, IG इकबाल पार्क, श्रीनगर, और यहाँ के अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं 0194 2313 803, 0194 2313 849। और यहाँ के अपॉइंटमेंट के लिए नंबर्स हैं 600666
मॉडर्न पेन क्लिनिक, मेन चौक, पुलवामा, और यहाँ के नंबर्स हैं 9419004728, 9797404033। अब अगर हम ब्रोंकाइटिस की बात करें, आपने बहुत बार बीच में इसका जिक्र किया है और बहुत से लोग होंगे जो ब्रोंकाइटिस की परेशानी से परेशान होंगे। डॉक्टर साहब, ये होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस प्रॉब्लम? देखिए, ब्रोंकाइटिस अगर हम लिटरली मेडिकल लैंग्वेज में देखें, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस मीन्स हमारी सांस की नली जो है वो ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकाई होते हैं जो लंग्स की तरफ हमारी जो ऑक्सीजन या जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स को सप्लाई करते हैं। आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, तो ब्रोंकाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्राइकोब्रोंकियल ट्री, यानी कि हमारी सांस की नलियाँ जो है उसमें इन्फ्लेमेशन होना, इससे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। देखिए, ब्रोंकाइटिस जैसे हैं इसके बहुत कॉजेज हो सकते हैं। सिंपल अगर हम एलर्जी की बात करें, एलर्जी की वजह से भी ब्रोंकाइटिस होता है, तो दैट वी टर्म एज एलर्जिक ब्रोंकाइटिस। तो ये इन्फ्लेमेशन है एलर्जी की वजह से। अगर हम किसी को पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, नमोनिया होता है, उसके सांस की नलियाँ भी जो है उस टाइम भी सूज सकती है और उसको भी हम इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस कह सकते हैं। ऐसी तरीके से जो अगर कोई स्मोकर है, स्मोकर जो कंटिन्यूसली स्मोक करता है, जो ये धुआं जाता है, इसमें हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसकी वजह से हमारे सांस की नलियाँ जो है उनमें भी सूजन आ जाती है, तो उसको भी हम स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इस तरीके से कोई भी इंसल्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे लंग्स में जाए जिसकी वजह से अंदर हमारी सांस की नलियों में एक सूजन पैदा होती है, और वो एक कॉज बन सकता है कि हमें अंदर ब्रोंकाइटिस हो जाए। तो इसमें पहले जब कोई भी सिम्टोमेटिक होता है इस चीज़ के लिए, उसको हम कोशिश करते हैं कि पहले हम कॉज देखें कि ये स्मोकिंग की वजह से है या इसको एलर्जी की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से। तो बेसिकली कॉज देखने के बाद इसका ट्रीटमेंट जब शुरू होता था उसकी इन्फ्लेमेशन अंदर कम हो जाती है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्राइकोब्रोंकियल ट्री बिकॉज ऑफ एलर्जी, तो उसके लिए ये स्टीरॉयड पंप्स है। अगर किसी इन्फेक्टिव ब्रोंकाइटिस है तो उसके लिए इन्फेक्शन की दवाई से ये ब्रोंकाइटिस खत्म होता है। तो अगर किसी को स्मोकर्स ब्रोंकाइटिस है तो उसको हम एडवाइस करते हैं कि आप पहले स्मोकिंग स्टॉप कीजिए, फिर उसके बाद उसकी जो अंदर के सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है ताकि इनकी लंग्स की इन्फ्लेमेशन जो है वो खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ स्मोकर्स का आपने जिक्र किया, मैं एक कॉन्सेप्ट पे आपसे बात करना चाहूँगी, पैसिव स्मोकिंग। क्योंकि स्मोकर्स जो हैं उन्हें लगता है कि अगर वो 4 लोगों के बीच बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं तो उन्हें कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आप सामने वाला कहे कि अगर आप स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग कहीं ना कहीं 5% या 2% इतने अवेयर हैं अबाउट पैसिव स्मोकिंग, बेशक इतना ज़्यादा नहीं, तो अगर आप उन्हें कहें कि आपके साथ साथ हम भी इनडायरेक्टली सिगरेट ही पी रहे हैं, सेम असर हम पे भी होने वाला है, तो वो इस आइडिया को शन कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो डॉक्टर साहब, मैं यहाँ चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स तक और जो स्मोकर्स हैं खासकर उन तक ये आइडिया, एक कॉन्सेप्ट कन्वे करें कि पैसिव स्मोकिंग है क्या, और एक्चुअली उससे उनके जो भी पैसिव स्मोकर है उस पर असर क्या पड़ता है। देखिए मैम, आपके सेंटेंस का मैं एक छोटा सा पार्ट पहले ले लेता हूँ। आपने बताया कि जो पैसिव स्मोकर होता है उस पर असर नहीं होगा जी। मैं ये कहूँगा एक स्मोकर से ज्यादा उस पर असर होगा जी। अब मैं इसको साइंटिफिक बेसिस में आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पे उसके आगे फिल्टर लगा हुआ रहता है, तो फिल्टर का एम हमारा होता है कि अंदर जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस है उसको फिल्टर आउट करें जी। तो उसका जो हम अंदर अगर देखें तो रिफाइंड स्मोक जाता है जी। हार्मफुल तो वो भी है, एक फिल्टर जो है वो हर किसी इंग्रेडिएंट को नहीं रोकता है, वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लंग्स को हर्ट कर सकते हैं कुछ हद तक उनको रोक सकता है, लेकिन सिगरेट के आगे वाले हिस्से में जो जहाँ पे बर्न होता है, जो जहाँ से वहां से भी स्मोक निकलता है वो डिसिमिनेट होता है, और जो पैसिव स्मोकर है वो स्मोक भी अंदर लेता है, सो दैट मींस ही इज टेकिंग अनफिल्टर्ड स्मोक जी। तो जो एक स्मोकर फिल्टर के थ्रू अंदर स्मोक ले रहा है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को अपने फिल्टर से रोक रहा है, एक पैसिव स्मोकर जो वहां पे बैठा हुआ है वो विदाउट फिल्टर वही धुआं अंदर ले रहा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पे कितना हार्म है जी। तो सो पैसिव स्मोकिंग इज एज डेंजरस एज एक्टिव स्मोकिंग जी। इनफैक्ट आई वुड से कि उनको ज्यादा खतरा है रादर देन स्मोकर। तो अगर वो साथ में स्मोकिंग भी कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके लंग्स पे कितना हार्म है। एक सिगरेट स्मोक में अराउंड
मोर देन 6000 इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लंग्स को हार्म करते हैं। वो फिर उसको सीओपीडी की तरफ ले जाए या अस्थमा को एक्सेसरबेट करें या लंग कैंसर की बात करें, वो भी एक एटियोलॉजिकल मेन फैक्टर होता है स्मोकिंग का। या अगर आप बॉडी में कोई भी आप ऑर्गन देखें किसी भी तकलीफ की, मैं स्मोकिंग पे कहीं ना कहीं उसका रोल हर किसी बीमारी में होता है। जी, अब ये स्मोकर है, अगर वो चाहे कि कम करना, पर आपको पता है कि जो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो बंदा मजबूर हो जाता है कि वो वापस, और कई बार लोग कहते हैं कि आप डार्क चॉकलेट खा लें, छोटी छोटी चीजें हैं जो नुस्खे के तौर पे एज अ हेल्प उन तक को पहुंचाते हैं। पर डॉक्टर साहब आप हमें बताएं कि एक्चुअली इसमें करना क्या चाहिए और क्या ये छोटे छोटे नुस्खे कारगर हैं? देखिए, मैं पहले ये चीज बताऊं, अगर किसी को स्मोकिंग छोड़नी है सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका विल पावर। अगर उसका विल पावर नहीं होगा और उसकी खुद की चाहत होगी, कोई भी उसको कन्विंस नहीं कर सकता है, कोई भी उसको फोर्स नहीं कर सकता है जब का आपका अपना विल पावर ना हो। हाँ, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं बिकॉज ऑफ निकोटीन। देखिए, निकोटीन अंदर बॉडी में जाती है, एक जब कंटिन्यूसली एक कोई स्मोकिंग करता है तो उस स्मोकिंग की वजह से एक खास निकोटीन लेवल बॉडी में पैदा होती है जो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखती है। और जो ही एक लेवल, उस लेवल से हमारी जब सिगरेट नहीं पीता है उस लेवल को कम जब होती है तो हमारा ब्रेन सेंस करता है कि निकोटीन की लेवल, और उसमें एक अर्ज पैदा होती है। तो ऐसे ही एक फिजिकल डिपेंडेंस भी होती है कि हाथ में सिगरेट है उसको अधूरापन लगता है ये, तो ये वो अपने विल पावर से ओवरकम कर सकता है। और जो बाकी रही विड्रॉल सिम्टम्स की बात, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय मेडिकेशन इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू ओवरकम दैट। अगर वो उसको ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, या बाकी विड्रॉल सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनको वो कंट्रोल में नहीं कर सकता है, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूट्स दे सकते हैं। जैसे निकोटीन गम्स आते हैं, निकोटीन पैचेस आते हैं, निकोटीन स्प्रेज आते हैं, जो एक बॉडी में जो मखसूस लेवल होती है निकोटीन की उसको मेंटेन करती है, और उससे जो बाकी हार्मफुल एलिमेंट से पहले तो वो आउट हो जाते हैं, फिर निकोटीन को हम धीरे धीरे से कम कर सकते हैं ताकि एक लेवल ऐसी आ जाए जब वो इससे बिल्कुल तर्क करे। और इसके अलावा हमारे पास जो विड्रॉल सिम्टम्स के लिए है उसके अद्विया भी हमारे पास मौजूद है जो हमें इस विड्रॉल सिम्टम्स को ना आने देते हैं और हमें हेल्प करते हैं। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि जब तक एक पेशेंट का, जब तक एक बंदे का विल पावर नहीं होगा और खुद की चाहत नहीं होगी कि मुझे छोड़ना है, तब तक उसको कोई भी जो है वो हेल्प नहीं हो सकती है, कोई चीज काम नहीं आएगी। Absolutely. आजकल हम एक और टर्म बहुत सुन रहे हैं, एक फ्रेज सुन रहे हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। डॉक्टर साहब, ये है क्या? देखिए, ये मैं यही कहूँगा कि ये हम जो भी हम काम करते हैं वहाँ पे किस चीज़ से हमारा एक्सपोजर होता है, और वो वो वहाँ पे केमिकल्स हो या धुआं हो, वो हमारे लंग्स को कैसे इफेक्ट करता है और क्या क्या अंदर हमारे लंग्स में चेंजेस लाता है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज कहते हैं। मतलब वो कोई भी चीज़ होती है, जैसे हम ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं, सीओपीडी की बात कर रहे थे, जो अगर कोई पेशेंट जो है अगर कोई कंटिन्यूसली ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ पे कंटिन्यूसली धुआं से उसका एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके लंग्स में जो है वही काम करता है जो एक सिगरेट का होता है, तो वो लंग्स को वीगन करके एक सीओपीडी में तब्दील हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऑलरेडी एलर्जिक पेशेंट है और उसको कंटिन्यूसली एक्सपोजर हो रहा है ऐसी चीज से अपनी वर्क प्लेस पे, कि उसकी जो अंदर की लंग्स की इन्फ्लेमेशन, माइनर्स हो, अडल्ट हो, या तो किसी में भी हो सकता है, तो धुएं की वजह से हो या कोई भी डस्ट वगैरह हो, या हम स्टोन क्वेरीज की बात करें जहाँ पे ये स्टोन्स ब्रेक किए जाते हैं, उसकी वजह से जो सिलिका अंदर जाता है तो वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, तो हमारे लंग्स में चेंजेस आ जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी भी पेशेंट को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज हो या कोई डिजीज नहीं हो और उसको ऐसे वर्क प्लेस पे एक्सपोजर की वजह से लंग्स में सिम्टम्स आ जाते हैं या कोई बीमारी पैदा होती है, तो उसे हम ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज का नाम देते हैं। ये अलग अलग हो सकती है, ये अस्थमा भी हो सकता है, ये सीओपीडी भी हो सकता है, या अगर हम देखें शिपयार्ड वर्कर्स में एस्बेस्टस का एक्सपोजर होता है, तो एस्बेस्टस की वजह से हम देखते हैं कि हमारी लंग की जो कवरिंग होती है, जो प्लूरा होता है, उसमें कैंसर हो सकता है जिसे हम मेसोथेलियोमा कहते हैं। तो ये भी एक ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है जो एक हमारे लोगों में पैदा हो सकती है बाय वर्किंग इन सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री।